क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 की तैयारी में अब जितना नुकसान मायावती का उतना ही नुकसान अखिलेश यादव का भी करना चाहते हैं? आजम खान से मुलाकात के मायने क्या है? वो एक लॉन्ग टर्म के लिए राजनीति में आए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहा होगा कि एक बार चुनाव जीतकर वो एमपी बन जाएं। चंद्रशेखर आज़ाद इस मामले में मैं समझता हूँ बहुत ही अलर्ट है, अवेयर है। उन्होंने ये देखा होगा कि ये दो वर्ग अभी अपने लिए एक राजनीतिक हितैषी की तलाश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहाँ मायावती की अच्छी पकड़ थी और वो पकड़ ढीली होते हुए ही चंद्रशेखर वहाँ पहुँच गए। अब आप आयरनी देखिए, ये केवल एक राजनीतिक विरोधाभास है कि वही आजम खान आज समाजवादी पार्टी से अलग थलग हो गए हैं, तो मुस्लिम का सपोर्ट भी सपा को धीरे धीरे कम हो रहा है। मीरापुर को लेकर रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ चंद्रशेखर आजाद ने कम से कम भीड़ जुटाई। वहाँ पर भी जो एक प्रीडोमिनेंट वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम्स हों, दलित्स हों, अन्य वर्ग के लोग हों, अभी तक उनकी जो एक एलिजेंस थी, उनकी प्रतिबद्धता जिस दल के साथ थी, उससे वो डिसअपॉइंट हुए हैं, निराश हुए हैं। तो अगर वो चंद्रशेखर को आज सुनने आए हैं, जैसा आपने कहा भीड़ है, तो उस भीड़ में से एक बड़ा प्रतिशत भी अगर वोट में तब्दील होता है तो मैं समझता हूँ ये चंद्रशेखर आज़ाद की दूसरी बड़ी सफलता होगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हुए, लेकिन सियासत लगता है सूबे से कभी खत्म नहीं हो सकती। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सीतापुर जेल में बंद हैं, उनसे मिलने चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना के सांसद हैं वो पहुंचते हैं। 1 घंटे 10 मिनट की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के जरिए चंद्रशेखर क्या मैसेज देना चाहते हैं, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम विषयों पर सर हम आपसे अक्सर सवालात करते रहते हैं, लेकिन आज सीधी बात ये और बहुत सीधा सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद उनकी सियासत जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ी, एक समय पर लगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो अगली पीढ़ी के वोटर हैं वो उनको कैच करना चाहते हैं। कुछ जगहों पर ज़मीनी सफलता दिखती है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद 2027 की तैयारी में अब जितना नुकसान मायावती का उतना ही नुकसान अखिलेश यादव का भी करना चाहते हैं? आजम खान से मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी राजनीति, मैं ये नहीं कह सकता कि प्लान की है या उनके सामने मौके निकलते चले आए, लेकिन जिस तरह से भी उन्होंने आगे अपनी प्रोग्रेस की है, उसमें ये बिल्कुल साफ दिखता है कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए राजनीति में आए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहा होगा कि एक बार चुनाव जीतकर वो एमपी बन जाएं। अब यहाँ हमने ये भी देखा है कि राजनीति में जब किसी का उदय होता है तो वो किसी न किसी के कॉस्ट पे होता है। मायावती के स्टेचर में और बीएसपी के रिज़ल्ट में लगातार जो गिरावट आई है, उससे एक जगह तो बनना शुरू हो गई थी राजनीति में, जो बड़े स्तर पे दलितों के से बनी हुई जगह थी और कुछ स्तर पर मुस्लिम से, बाकी ओबीसीज और हिंदू उसमें थोड़े बहुत थे। तो जब मायावती के साथ ये लोग जो जुड़े थे, ये धीरे धीरे अलग हुए, तो ये जो दो बड़े वर्ग हैं, दलित और मुस्लिम, इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई बीजेपी से जुड़ने की। दलित वर्ग बड़े स्तर पर बीजेपी से जुड़ा, लेकिन मुस्लिम वर्ग ने शुरू के 1 आध साल जो मोदी की अपील के साथ कुछ जुड़ाव दिखाया था, वो धीरे धीरे कम हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद इस मामले में मैं समझता हूँ बहुत ही अलर्ट है, अवेयर हैं। उन्होंने ये देखा होगा कि ये दो वर्ग अभी अपने लिए एक राजनीतिक हितैषी की तलाश कर रहे हैं। दलित वर्ग को जोड़ना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि वो जिस इलाके में काम करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ मायावती की अच्छी पकड़ थी और वो पकड़ ढीली होते हुए ही चंद्रशेखर वहाँ पहुँच गए। रही बात मुस्लिम्स की, तो उन्होंने भी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की और ऐसे व्यक्ति के साथ की जो बड़े लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, संस्थापक रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सपा से जो मुस्लिम्स का जुड़ाव था, उसके लिए बहुत बड़ी हद तक आजम खान जिम्मेदार थे। अब आप आयरनी देखिए, ये केवल एक राजनीतिक विरोधाभास है कि वही आजम खान आज समाजवादी पार्टी से अलग थलग हो गए हैं, तो मुस्लिम का सपोर्ट भी सपा को धीरे धीरे कम हो रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक और बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी सामने आ गई, क्योंकि उसे सपा ने अपने से दूर किया। तो ये उनकी एक राजनीतिक चतुराई का एक, मैं समझता हूँ, उदाहरण है कि एक तरफ दलित और दूसरी तरफ मुस्लिम्स, और ये दो वो वर्ग हैं जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मजबूती से एक समय बसपा से और दूसरे समय सपा से जुड़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी पार्टी को बड़ा बना सके, चुनाव जीतने के लिए जो एक स्ट्रक्चर चाहिए वो बना सके, तब वो आगे चल के एक बड़े चैलेंजर के तौर पर उभर सकते हैं। हाँ,
जो डर है और कमी है वो केवल ये कि अभी उनकी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अपनी पार्टी में वे अकेले कार्यकर्ता, संस्थापक, प्रधान सब कुछ हैं। और अगर उन्होंने एक कुछ नेताओं को अपने साथ जोड़ा, मेरा ये भी मानना है कि अगले कुछ समय में तमाम सारी पार्टियों से लोग उनके साथ जुड़ना अब शुरू करेंगे। तो अगर उनकी पार्टी और मजबूत होती है तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेचर एक समय पर बसपा का हुआ करता था, वो स्टेचर पाने में चंद्रशेखर आज़ाद को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में, और हम तो फिर भी सीख रहे हैं सर आप लोगों से। जो लोकसभा चुनाव हुए थे, एक सीट पर खूब माथापच्ची हुई, मतलब कोई नकार दे लेकिन हम सबको वो सच्चाइयाँ पता है कि बंद कमरों के अंदर क्या हो रहा था। नगीना की सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन ना देना और उसके बाद उनका अकेले लड़ जाना, और एक ऐसी लोकसभा चुनाव की फाइट में जिसमें भाजपा और सपा कांग्रेस आमने सामने थे, एक व्यक्ति का जीत के निकलना, जहां बसपा भी एक भी सीट पूरे उत्तर प्रदेश में ना जीती हो, वहां नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद का अपने दल के नाम पर जीत जाना, क्या वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, उस मोराल को बढ़ाने वाला रहा? और अब उनको लग रहा है, और मैं उस सवाल में जो एक सीट जोड़ना चाहता हूँ, मीरापुर की सीट, जो विधानसभा उपचुनावों की रिपोर्ट है उसमें हालांकि उन्होंने अपने उम्मीदवार हर जगह उतारे, लेकिन मीरापुर को लेकर रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने कम से कम भीड़ जुटाई है। कितनी वोट में कन्वर्ट हुई नहीं हुई, कुछ इनपुट्स आपके पास भी होंगे। देखिए, नगीना की बात करें तो ये वहाँ के लोगों का जो डिसअपॉइंटमेंट था, जो अभी तक के राजनीतिक दल जो उनको रिप्रेजेंट करते थे नगीना में, चाहे वो सपा हो, उसके पहले कांग्रेस भी रही है, भाजपा चलो वहाँ से नहीं, लेकिन प्रदेश में तो एक मजबूत पार्टी थी ही। उन तीनों से जो डिसअपॉइंटमेंट था वो बड़े ज़ोर शोर से चंद्रशेखर के पक्ष में दिखा, और मैं समझता हूँ उनकी जीत ये सभी पार्टियों के लिए एक लेसन था कि एक अननोन सा आदमी जो एक सिंगल मैन पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वो वहाँ से जीत गया और बाकी सब देखते रह गए। तो एक तो बात ये है कि नगीना में जो नतीजा आया ये सभी पार्टियों के लिए एक वार्निंग बेल थी। मीरापुर की जहाँ तक बात है तो ये भी उसी क्षेत्र का एक जो डिसअपॉइंटमेंट है उसका इंडेक्स है कि वहाँ पर भी जो एक प्रीडोमिनेंट वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम्स हों, दलित्स हों, अन्य वर्ग के लोग हों, अभी तक उनकी जो एक एलिजेंस थी, उनकी प्रतिबद्धता जिस दल के साथ थी, उससे वो डिसअपॉइंट हुए हैं, निराश हुए हैं। तो अगर वो चंद्रशेखर को आज सुनने आए हैं, जैसा आपने कहा भीड़ है, तो उस भीड़ में से एक बड़ा प्रतिशत भी अगर वोट में तब्दील होता है तो मैं समझता हूँ ये चंद्रशेखर आज़ाद की दूसरी बड़ी सफलता होगी कि वो नगीना में अपने दम पर चुनाव जीतकर अब किसी दूसरी जगह उपचुनाव ही सही अपने ही दम पर जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये फिर बाकी दलों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी होगी। लालच ये है कि उपचुनाव पर बात कर रहे हैं तो लगता है एक विषय पर और बात कर ली जाए। समाजवादी पार्टी सभी जगह अकेले उतरी, कांग्रेस साथ थी, ये कहा बहुत जा रहा था, मंच पर थोड़ा मुझे कम दिखाई दिया। क्या मुझे ही कम दिखाई दिया या वो कम था? और दूसरा, कांग्रेस के अंदर खाने में आप इसको गॉसिप कह लें या एक चर्चा ये है कि अगर समाजवादी पार्टी कम सीटों पर जीतती है तो कांग्रेस ज़्यादा मुस्कुराएगी क्योंकि उनको 2027 में ज़्यादा सीटें मांगने का आधार मिलेगा। सपा ज़्यादा जीत गई तो सपा ये साबित कर पाएगी कि देखिए जनाधार हमारा ही है, और जैसे अभी अपनी शर्तों पर वो उतरे, कांग्रेस को 27 पर वहाँ पर भी ले जाएंगे। तो क्या दोस्त दोस्त की तरक्की से दुखी होता है, वो वाली कहावत यहाँ पे भी है क्या? इसमें कोई शक नहीं। जो आपका पहला सवाल था, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि भले ही इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा से पहले ही ये चर्चा होने लगी थी कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने, मैं तो ये कहूँगा, अपने कार्ड्स बहुत ही चतुराई से खेले, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस आएगी तो हम वहाँ जाएंगे, और कांग्रेस को अंततः देखना पड़ा कि उनका बिगर गेन कहाँ है, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग दोनों दलों के बीच में हो गई तो समाजवादी पार्टी को, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही चैन की सांस उन्होंने ली होगी कि अब हम अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कर सकते हैं। हाँ, चूँकि एक गठबंधन बना हुआ है, एक अलायंस बनी हुई है, तो कहने के लिए कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि सभी लोग ये बात देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का किसी के भी पक्ष में चुनाव करना, प्रचार करना या ना करना अब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। तो ठीक है, बोर्ड्स में फ़ोटो लग जाती है, नहीं भी लगती है, मंच पे नहीं भी आते हैं,
एक तरह से देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का अकेले लड़ा हुआ चुनाव था, कांग्रेस थी और नहीं भी थी। तो ये तो पहली बात है। दूसरी ये कि अगर वाकई में समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो एक बार फिर ये सोच इस्टेब्लिश हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और यहाँ पे दूसरे चैलेंजर के तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी की जगह है, कांग्रेस की जगह नहीं है। तो कांग्रेस के लिए ये एक मैं कह सकता हूँ कि सपा की जीत पर वो बधाई तो ज़रूर देंगे, लेकिन अंदर अंदर उनकी चिंता बढ़ेगी कि अब हमारी जगह और धीरे धीरे कम हो रही है। और उसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है अधिकतर सीटों पर, तो कांग्रेस को लगेगा कि आगे चल के जो सीटों के बंटवारे की बात होगी उसमें इसका उल्लेख करके वे सपा से बेटर डील मान सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि उपचुनावों पर आपका अपना अनुमान क्या है कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे पीछे दिखाई देगी, और साथ में ये कि महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग होती रही लेकिन उत्तर प्रदेश सुर्खियां बटोरता रहा। सिर्फ पूरी विधानसभा की संख्या की बात करें तो 5% से भी कम सीटों पर होने वाला उपचुनाव इतनी प्रेस्टीज का सवाल कैसे हो गया कि 5 पुलिसकर्मी निलंबित हो जाते हैं, दोनों पार्टियों के एक जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह प्रदेश अध्यक्ष चलते मतदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। ये इतनी प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बन गया, आपके अनुमान के साथ ये बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद से, यानी कि 2017 के बाद से आज 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक वो चेहरा सामने आया है जो बहुत दशकों से यूपी में देखने को नहीं मिला था। यूपी की राजनीति 80 के दशक के अंत से लेकर और पिछले कुछ सालों तक केवल और केवल बीएसपी और सपा द्वारा डोमिनेटेड थी और मायावती, मुलायम, यही दो नाम लिए जाते थे। बीच में कुछ समय तक कल्याण सिंह का नाम आया और भले ही मुख्यमंत्री और भी लोग बने हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा टकराव जिन दो फोर्सेस के बीच में होता था 2012-13 के बाद से, उसमें केवल सपा और भाजपा ही आमने सामने हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने प्रभाव को दिखाने के लिए इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी तो ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके चुनाव जीतने का जो मैकेनिज़्म है ये उसका एक संकेत था। तो इसीलिए इसको पूरे देश भर में उसी रुचि से देखा गया कि ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जो 2-3 चुनाव पिछले बार जीते हैं वो किसी और वजह से जीते हों, क्योंकि इस चुनाव में आपने अगर ध्यान दिया हो तो पूरा का पूरा प्रचार और उसकी कमान योगी के ही हाथों में थी। तो ये योगी के स्टेचर का एक टेस्ट है जो हो सकता है पार्टी ने एक टेस्ट के तौर पर ना किया हो, लेकिन वो टेस्ट हो गया योगी के लिए। और जहाँ तक दूसरी बात है कि बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़े संगठन के तौर पर चुनाव लड़ती ही है। समाजवादी पार्टी का वहाँ पहुँच के लड़ना भी कांग्रेस के लिए एक चिंता का कारण बन सकता था, जिसको उन्होंने बड़े मशक्क़त के बाद निपटाया है। तो ये मुझे लगता है सपा और कांग्रेस का आगे भी साथ साथ चल पाना, अभी इसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं। उपचुनाव में आपका एग्जिट पोल क्या है आपका? हाँ, उपचुनाव में मुझे लगता है कि अभी हम 9 ही सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीट मिल सकती हैं और जो समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ रहे हैं उसमें से 2 या 3 सीट या हो सकता है 4 सीट भी उनको मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो तमाम बड़े विषय जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज चर्चा पर हैं, उपचुनाव के बाद जो गतिविधियां हो रही है वहां से लेकर सीतापुर में 2 अलग अलग दलों के बीच में हुई 1 घंटे 10 मिनट की मुलाकात तक, रतन मणिलाल जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि इसके पीछे के और इसमें छिपे निहितार्थ क्या हैं। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।